स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रिवीजन ऑफ चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। देखो मैंने जब ये चैप्टर करवाया था आपको तो पहले ही बताया था कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड ये दो चीजें होती हैं। पहले तो एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड। कुछ बच्चों को लगता है कि सर एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों सेम होते हैं, पर दोनों सेम नहीं है। पहला पॉइंट तो मार्केट डिमांड कहां पर हम स्टडी करते हैं, माइक्रो में, और एग्रीगेट डिमांड कहां स्टडी करते हैं, मैक्रो में। सेकंड थिंग जो मेजर है, मार्केट डिमांड हमें बताती है कि आप कैसे मार्केट में डिमांड कर रहे हो, किन किन कमोडिटीज की डिमांड कर रहे हो। उन कमोडिटीज की डिमांड को प्लस कर दो, हर इंडिविजुअल की डिमांड को प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इससे डिफरेंट है। एग्रीगेट डिमांड ये नहीं बताती, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर कोई भी कर सकता है, जैसे लाइक हमने नेशनल इनकम का मेथड पढ़ा था। एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट होता है, उन सबका प्लस इज नोन एज एन एक्सपेंडिचर मेथड। सेम यहां पर है कि जो भी हम खर्चा करेंगे उसका जो भी प्लस होगा दैट इज नोन एज एन एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड की जो डेफिनेशन बताती है हमें बेटा, एग्रीगेट डिमांड कहता है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। जो भी आप खर्चा कर रहे हो उससे मार्केट में जो भी डिमांड क्रिएट होगी बेटा दैट इज नोन एज एन एग्रीगेट डिमांड। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर कौन इंकर करेगा, पीपल। किन चीजों के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के ऊपर खर्चा करे, गुड्स एंड सर्विसेज। कितने साल की बात हो रही है, एक साल की, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको हम, एग्रीगेट डिमांड। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट। अगर हम इसकी कंपोनेंट्स की बात करें एग्रीगेट डिमांड की, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो मैंने कहा एक्सपेंडिचर मेथड होता है बिल्कुल सेम, कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन खर्चा कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जगह हमने पहले बताया वो कौन हो सकता है, पर्सनल और हाउस होल्ड, मतलब जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं। और हम लोग किन चीजों के ऊपर खर्चा करेंगे, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के ऊपर खर्चा करें, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए खर्चा कर रहे हैं दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड विद सी। किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर। कौन करता है, किस लिए करेगा प्रोड्यूसर, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा जो कि कौन कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करे। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। फिर आता है थर्ड पॉइंट जी, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन में कौन खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट। किन चीजों के ऊपर खर्चा करती है गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही है अपने लिए, या फिर जो अपने एम्प्लॉइज को पे कर रही है सैलरीज वगैरह, उनके लिए जो खर्चा कर रही है। एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, दैट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट। समझ आ रहा है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब इन सबका प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। हमने पढ़ा था तीन सेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है टू सेक्टर, थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर। टू सेक्टर में कौन कौन आता है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ये तीन आते हैं। और फोर सेक्टर में कौन आएगा, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम जो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कौन से सेक्टर की पढ़ रहे हैं, टू सेक्टर। कौन से सेक्टर की पढ़ रहे हैं, टू सेक्टर। तो इट मींस ना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा और ना ही गवर्नमेंट। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे, सी प्लस आई। क्या कंपोनेंट्स होंगे, सी प्लस आई। कोई डाउट है बेटा यहां तक। सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आपने सारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने। ये नहीं है कि आपने सिर्फ दो ही कंपोनेंट एक्सप्लेन, कंपोनेंट तो सारे हैं ना, बट हम पढ़ किस लिए रहे हैं, टू सेक्टर में पढ़। तो इसीलिए हम मेजर कंपोनेंट कौन से बोलते हैं, सी प्लस आई। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, पक्का। फिर आता है इसका शेड्यूल कैसे बनाना है हमने, ध्यान से देखना। इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड। इनकम कहां से स्टार्ट होती है बेटा, हमेशा हमारी जीरो से। कहां से स्टार्ट होती है, जीरो। कभी भी इनकम 1000 2000 या कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कभी स्टार्ट नहीं होती। अभी हम लोग हैं, हमारी कोई इनकम नहीं है, तो कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा जीरो से। और हम अपने एग्जांपल को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट रेट से इनकम को इंक्रीज करते हैं। 1000
क्लियर? इनकम इंक्रीज हुई। जब इनकम जीरो है, लाइक अभी आप लोगों की कोई इनकम नहीं है, तो क्या आपके खर्चे नहीं है? खर्चे हैं, ठीक है? तो खर्चे कभी भी जीरो नहीं हो सकते। और वो खर्चे किन चीजों पर है? बेसिक नेसेसिटीज। किस चीज के ऊपर है? बेसिक नेसेसिटीज। तो मान लो खर्चे हैं हमारे, और एक पॉइंट पर आकर इनकम और खर्चे क्या होंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल। कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद बेटा इनकम इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस भी क्या होंगे? बट एक्सपेंसेस इनकम से क्या रहेंगे? हमेशा कम रहेंगे। क्लियर है? एज इनकम इंक्रीज एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीज, बट एक्सपेंसेस आर लेस देन द इनकम। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट बेटा यहां तक? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द केन्स, शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। क्योंकि हम जो दोनों पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, एक तो केन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं सेकंड, और ये कौन से टाइम पीरियड के लिए पढ़ रहे हैं? शॉर्ट पीरियड के लिए। तो इसलिए केन्स की थ्योरी कहती है इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड में क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। तो लेट अस से 500 है। कोई डाउट बेटा यहां तक? एडी क्या होगा? सी प्लस आई। क्या होगा? एडी सी प्लस आई। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो कितना है एडी? पहले 1000, नेक्स्ट 1500, नेक्स्ट 2000, नेक्स्ट 2500, नेक्स्ट 3000, 3500। यही आएगा बेटा पॉइंट? कोई गलत तो नहीं है? अब मैं कुछ पॉइंट्स पूछूंगा जो 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्या एडी जीरो हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर खर्चा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है? यस, इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। हमारी मर्जी में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा एडी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कंजप्शन जीरो नहीं है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट जीरो, 1000 हो 2000 हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, बट एडी कभी जीरो नहीं हो सकती। समझ आया पॉइंट? और इनकम इंक्रीज होगी, एडी भी क्या होगा? इंक्रीज। इनकम इंक्रीज होने से एडी भी क्या होगा? इंक्रीज। अब आप एक चीज बताना, एडी की जो कर्व है वो कहां से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से या कहीं और से? ओरिजिन से ऊपर से, मतलब वाई एक्सिस से। ओरिजिन से स्टार्ट हो सकते कभी? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एडी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो बेटा जब इसकी कर्व बनाएंगे वो कहां से स्टार्ट कर देंगे? वाई एक्सिस। और स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, रीजन क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से। क्या रियलिटी में भी कांस्टेंट से होगा? नहीं। रियलिटी में क्या पता कांस्टेंट हो भी सकता और नहीं भी, हमें नहीं पता। बट यहां पर एक कांस्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गैप क्या लिया था? सेम लिया था। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? क्या कंजप्शन जीरो हो सकते है कभी? क्यों? बेसिक नेसेसिटी। और क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? तो देखो बेटा, जो शेड्यूल मैंने बनाया था वो सेम शेड्यूल है जो अभी आपको मैंने बनाकर दिखाया। कर्व भी बिल्कुल सेम है, ठीक है? जो मैं पॉइंट पूछ रहा था, एडी कर्व क्या होती है? अपवर्ड स्लोपिंग। क्या होती है एडी कर्व? अपवर्ड स्लोपिंग। जो कि क्या शो करती है कि इनकम इंक्रीज होगी तो एडी भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। कि इनकम के इंक्रीज होने से एडी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। सेकंड, एडी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं। क्यों नहीं होगी? मिनिमम कंजप्शन इज एसेंशियल एट जीरो और वेरी लो लेवल ऑफ इनकम। कि कंजप्शन होगी ही होगी चाहे आपकी इनकम है या नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की अगर हम लाइन बनाए बेटा, जैसे मैंने इसमें बनाई हुई है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है? कांस्टेंट है, तो इसलिए कर्व क्या बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसकी पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस। कोई डाउट? अब आता है बेटा हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है अगर। तो अगर कंपोनेंट्स आए तो आपने सब कुछ लिखना है वहां पर। तो देखो कंपोनेंट्स आता है तो आपने ये नहीं डायरेक्टली कंपोनेंट से स्टार्ट करने, सबसे पहले एडी की डेफिनेशन आएगी, फिर उसके बाद कंपोनेंट आने शुरू होंगे। तो लाइक फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। प्राइवेट में कौन खर्चा कर रहा है? हम लोग। कौन खर्चा कर रहा है? हम लोग। हाउस होल्ड। कौन है? हम। हाउस होल्ड। तो देखो यहां पर लिखा हुआ एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड। कौन खर्चा करे? हम लोग, हाउस होल्ड। किन चीजों के ऊपर खर्चा करें? गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। और कितने साल की बात हो रही है? वन अकाउंटिंग ईयर। तो प्राइवेट में खर्चा कौन करेगा? हाउस होल्ड। किन चीजों के ऊपर? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज।
और कितने साल की बात होगी, 1 अकाउंटिंग ईयर की बात होगी। समझ आया? और बेटा मेरा खर्चा जो है वो खर्चा किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा, मेरी इनकम। किसके ऊपर डिपेंड होगा, इनकम। बेटा वैसे अगर आप इनकम लिखोगे गलत नहीं करेंगे, बट यहां पर ट्राई करना वर्ड लिखना डिस्पोजेबल इनकम। क्या लिखना हमने वर्ड, डिस्पोजेबल इनकम। दोनों में डिफरेंस होता है। इनकम वो होती है जो आपने अर्न करी है, और डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसमें से अर्निंग में से जितना पार्ट टैक्स का दे दिया, जो बचा हुआ पार्ट होगा, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। लेटर से मेरी 10 लाख मैंने कमाया, तो 10 लाख मेरी क्या है, इनकम। उसमें से लाख रुपए का मैंने क्या दिया, टैक्स दिया, तो बचा कितना, 9 लाख। 9 लाख मेरा क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, जिसको मैं खर्च कर सकता हूं। समझ आया पॉइंट है? अब अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे। और डिस्पोजेबल इनकम कम है तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो क्या रिलेशन हुआ, क्या रिलेशन हुआ, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ लिखा भी है C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, दैट मींस कंजप्शन का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन। समझ आया पॉइंट? कौन खर्चा करता है इसमें, हाउस होल्ड। किन चीजों के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। कितने साल में, 1 अकाउंटिंग ईयर। किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिस्पोजेबल इनकम। किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिस्पोजेबल इनकम। एज इनकम इंक्रीज expenditure also increase, income decrease expenditure also decrease, so there is a positive relationship. कोई डाउट? नेक्स्ट कंपोनेंट आता है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन करता है इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर। कौन करता है, प्रोड्यूसर। किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करेगा, कैपिटल गुड्स। किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करेगा, कैपिटल गुड्स। वो कैपिटल गुड्स में क्या कर रहा है, ऐड। क्या कर रहा है, ऐड। ऐड किन चीजों में, कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स क्या होंगे, मशीन, प्लांट्स, ये सारी चीजें होंगे। तो कौन ऐड कर रहा है इसमें, प्रोड्यूसर। कौन ऐड कर रहा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ऐड करेगा किन चीजों में, कैपिटल गुड्स में। कितने साल की बात होगी, सन अकाउंटिंग ईयर की बात। समझ आ रहा पॉइंट? तो एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोड्यूसिंग on purchase of capital goods like plant, machinery, etc. और ये डिपेंड होता है बेटा मेरी किस चीज के ऊपर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस किस चीज के ऊपर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बेटा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना रिटर्न तो हमें मिल जाएगा, राइट। मैं कुछ एक्सपेक्टेशन करता हूं, मान लो मेरे पास 5 मशीन थी, मैंने 2 मशीन में और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मैंने क्या सोच के करी, अगर 2 मशीन में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या पता मुझे 5000 की और अर्निंग मिल जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब आप एक चीज बताना, अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज्यादा। और एक्सपेक्टेशन कम है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। कोई डाउट तो नहीं बेटा ऐसे? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया होगा उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कम है, कम, क्योंकि यार मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, और इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ आया पॉइंट? सॉरी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट। कौन है, प्राइवेट। और प्राइवेट है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट। क्या मेन मोटिव होगा, प्रॉफिट। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं बेटा हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट? समझ आ गया? 2 कंपोनेंट्स पढ़े। पहला क्या पढ़ा था हमने, प्राइवेट फाइनल। कौन खर्चा कर रहा था उसमें, किन चीजों के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। कितने साल, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किसके ऊपर डिपेंड था, डिस्पोजेबल इनकम। क्या रिलेशन था उसका, पॉजिटिव। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन खर्चा कर रहा है, प्रोड्यूसर। किन चीजों पे, कैपिटल गुड्स। कितने साल, 1 साल। और किसके ऊपर डिपेंड होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है, एक्सपेक्टेशन है मेरी कितना रिटर्न आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो लोन पर हमें पे करना हो। प्राइवेट कर रहा है तो मेन मोटिव क्या होगा, तो क्या बोलते हैं इस इन्वेस्टमेंट को, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होती है, गवर्नमेंट।
कौन खर्चा कर रहा है, साफ पता चल रहा है, गवर्नमेंट। कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। किन चीजों के ऊपर, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, तो मेन मोटिव क्या होगा, वेलफेयर। क्या मेन मोटिव होगा, वेलफेयर। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट। प्राइवेट वाली को क्या बोलते थे, इंड्यूस्ड। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। क्यों बोलते हैं ऑटोनोमस, वेलफेयर। और उसको इंड्यूस क्यों बोलते हैं, प्रॉफिट के लिए। समझ आ रहा है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इसमें। लास्ट पॉइंट आता है बेटा इसका, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस। एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा, जब फॉरेनर्स हमारे गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे। इंपोर्ट क्या होता है, जब हम उनके गुड्स के ऊपर। क्लियर, ठीक है, जब हम उनके गुड्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट। और वो डिपेंड करता है बेटा हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज ड्यूटीज और ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर। कोई डाउट है बेटा, चारों कंपोनेंट्स क्लियर है। पहला क्या था, कौन खर्चा कर रहा था, किन चीजों के ऊपर, कितने साल, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्या रिलेशन होगा। क्लियर। सेकंड क्या था, कौन खर्चा कर रहा था, प्रोड्यूसर। क्या मेन मोटिव था, प्रॉफिट। किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल गुड्स। कितने साल की बात होगी, किसके ऊपर डिपेंड होता है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर। थर्ड था हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट। किन चीजों के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। और मेन मोटिव क्या उसका, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस। कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा कंजप्शन फंक्शन। क्लियर। जो ये चीज है कंजप्शन फंक्शन, अच्छे से पढ़ ली। सेविंग फंक्शन इसका ऑपोजिट, कुछ भी नहीं अलग होगा, वाइसा वर्सा एक तरह से। कंजप्शन फंक्शन क्या कहते हैं, फंक्शन जहां पर वर्ड आ जाए वो बताता है रिलेशनशिप। क्या बताता है हमें, रिलेशनशिप। तो कंजप्शन फंक्शन कहते हैं रिलेशनशिप है किसके बीच में, कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम के बीच में। कि मेरा इनकम कितनी है और मेरे खर्चे कितने, उसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है कौन, कंजप्शन फंक्शन। कौन क्रिएट कर रहा है, कंजप्शन फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। एक वर्ड आता है यहां पर साथ में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या वर्ड आता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि इनकम का कितना पार्ट मैं खर्च कर देता हूं। मैं कहता हूं मेरी 10,000 इनकम है और मैंने 7,000 खर्च कर दिया, तो कितना पार्ट खर्च किया, 70%। कितना पार्ट खर्च किया, 70। दैट इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कोई डाउट तो नहीं बेटा इससे। कंजप्शन फंक्शन क्लियर हुआ। क्या होता है कंजप्शन फंक्शन, इनकम और कंजप्शन का रिलेशन। किस किस का रिलेशन, इनकम एंड कंजप्शन का। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इनकम का कितना पार्ट मैं खर्च कर रहा हूं, दैट इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। अब जो हमारी कंजप्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है हमारी कंजप्शन, फर्स्ट दैट इज विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड। बेटा अगर मैं कह रहा हूं मैं 10,000 कमा रहा हूं बट मैं इतना कंजूस हूं, मैं खर्च ही नहीं करना चाहता, तो एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, जीरो या कम हो जाएगा। नॉट जीरो तो नहीं होगा बट कम रहेगा। इनकम मेरी जितनी मर्जी ज्यादा, मैं खर्च ही नहीं कर रहा, तो एक्सपेंडिचर मेरी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होगा, मेरी विलिंगनेस। प्लस ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, डिफरेंट। बेटा मेरी इनकम 10,000 है तो मेरे एक्सपेंसिस भी उतने होंगे। ठीक है, अंबानी की इनकम लाखों में है, करोड़ों में है सॉरी, तो उसके एक्सपेंसिस भी उसमें होंगे। अब मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मैं चाय 10 रुपए की पी रहा हूँ, अंबानी करोड़ों कमा रहा है तो वो 2.5 लाख के चाय पी रहा है। यही डिफरेंस है। तो एक्सपेंसेस उसके बेस पर क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। क्लियर। एंड थर्ड, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है बेटा कि इनकम बढ़ेगी खर्चे भी बढ़ेंगे, ठीक है, बट इनकम से कम रहेंगे। और वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमारी प्रेफरेंस। मेरी किस चीज की प्रेफरेंस है, जिस चीज पे मेरी प्रेफरेंस है बेटा मैं वहां पर पैसा देखूंगा ही नहीं, खर्चा करूंगा वहां पर। मेरा टेस्ट, मेरी हैबिट्स, ठीक है, उन चीजों के ऊपर बंदा खर्चा नहीं देखता कितना हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट, डाउट तो नहीं इसमें। फिर इसका शेड्यूल और कर्व कैसे बनानी है, ठीक है, वो ध्यान से देखना एक बार। इनकम
कंजप्शन, सेविंग। इनकम कहां से स्टार्ट होती है और किस रेट से इंक्रीज होती है, मान के चलते हैं हम कांस्टेंट रेट। क्लियर है? कंजप्शन क्या जीरो पर जीरो होती है? नहीं। क्यों नहीं होती? बेसिक नेसेसिटीज। किस पे होती है? बेसिक नेसेसिटी। और क्या बोलते हैं उस पॉइंट को हम? ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। और एक पॉइंट पर आकर कंजप्शन किसके इक्वल होती है बेटा? इनकम। किसके इक्वल होती है? इनकम। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम? ब्रेक इवन पॉइंट। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? क्या होगा? व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं बेटे इसमें? फिर इनकम इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस भी क्या होंगे? इंक्रीज। बट इनकम से क्या रहेंगे? कम रहेंगे। कोई डाउट है बेटा यहां तक? इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया तो क्या आ जाएगा? सेविंग। -500। कोई डाउट यहां तक? अब ध्यान से सुनना मेरे एक दो पॉइंट्स। इनकम जब जीरो थी, एक्सपेंसेस जीरो नहीं थे, तो किस चीज के ऊपर खर्चे हो रहे थे? बेसिक नेसेसिटीज। और उस पॉइंट को क्या बोलते थे? ऑटोनोमस कंजप्शन। फिर मैंने कहा कि जब इनकम इंक्रीज होगी, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, बट एक्सपेंसेस इनकम से क्या रहेंगे? कम। इसका मतलब कंजप्शन चेंज हो रही है इनकम के साथ। हुआ क्या? मान लो मेरी 10,000 इनकम थी, मैं कह रहा हूं जी मेरे 7,000 के खर्चे तो डिफाइंड है, रहेंगे, तो वो मेरा क्या है? ऑटोनोमस। क्या है मेरा? ऑटोनोमस। अब मेरी इनकम होगी 20,000, मैं कह रहा हूं जी मेरे खर्चे हो गए 12,000, तो इसका मतलब मेरी बेसिक नेसेसिटी थोड़ी ना बढ़ गई। बेसिक नेसेसिटी तो मैं 3 रोटी खाता था, 3 चपाती खा रहा था, मैं 3 ही खाऊंगा, ये थोड़ी ना 5 खानी शुरू कर दूंगा। नहीं, चम्मच का एक चम्मच का नमक का खा रहा था, तो ये थोड़ी ना पैसा बढ़ गया, इनकम आ गई तो दो नमक चम्मच के खाने शुरू कर दूंगा। बेसिक नेसेसिटीज तो मेरी वही रहेगी। तो इसका मतलब 20,000 होते ही जो मेरे 5,000 के खर्चे एक्स्ट्रा हुए, वो कौन से होंगे? इंड्यूस्ड। कौन से होंगे वो? इंड्यूस्ड। इनकम के साथ चेंज हुआ। मैं कह रहा हूं इनकम 30,000 होगी, मेरे खर्चे हो गए 18,000 के, तो इसका मतलब उस 18,000 में 7,000 का खर्चा तो मेरा फिक्स्ड है, वो तो क्या है मेरा? ऑटोनोमस। जो चेंज हो रहा है वो क्या है मेरा? इंड्यूस्ड। क्या है मेरा? वो इंड्यूस्ड। तो जो खर्चे इनकम के साथ चेंज नहीं होंगे, जो खर्चे इनकम के साथ चेंज नहीं होंगे, वो तो क्या होंगे? ऑटोनोमस। क्या होंगे वो मेरे? ऑटोनोमस। और जो खर्चे इनकम के साथ चेंज हो रहे हैं, वो क्या होंगे मेरे? इंड्यूस्ड। समझ आया पॉइंट? जो खर्चे इनकम के साथ चेंज नहीं होंगे, वो तो क्या होते हैं मेरे? ऑटोनोमस। और जो खर्चे इनकम से चेंज हो रहे हैं, वो क्या होंगे मेरे? इंड्यूस्ड। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? तो कंजप्शन हम कहते हैं दो चीजों को प्लस कर आता है, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस्ड। एनी डाउट? ऑटोनोमस को डिनोट करते हैं बेटा सी नोट, या फिर सी बार, या फिर ए। इन तीनों में से कोई भी साइन यूज कर सकते हो आप, सी नोट, सी बार और ए। प्लस बी बाय, मतलब जो खर्चा इनकम के साथ चेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस। जो चेंज नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। एनी डाउट? पक्का? अब जब मैं कर्व बनाऊंगा, कर्व ध्यान से देखना, इनकम कहां से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन। कहां से स्टार्ट हो रही है? तो कर्व क्या रहेगी? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट? कंजप्शन कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा? 500। इसका तो समवेयर ऑन वाई एक्सिस, और एक पॉइंट पर आकर वो किसके इक्वल हो जाएगी? इनकम के। और उस टाइम पर सेविंग क्या रहेगा? जीरो। याद रखना है पॉइंट, ये सेविंग क्या रहेगा? जीरो। और उसके बाद कंजप्शन इनकम से क्या रह जाएगी? कम। देखो यहां पर आकर इक्वल होगी, उसके बाद कंजप्शन इनकम से क्या थी? कम। ये आ गया पॉइंट? ये कोई डाउट है बेटा यहां तक? अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या हम कहते हैं, सर हमारे 100 मार्क्स आ गए, ठीक है, आ सकते हैं, मेरा पेपर पूरा अच्छा हुआ है, मेरा कोई गलती नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, 100 मार्क्स आएंगे। बट टीचर ने देखा लास्ट में चेक करके इसके 100 मार्क्स आ गए, अब उसका काम शुरू होगा इसके नंबर काट, कहीं ना कहीं से तो इसका नंबर काट 100 में नहीं लेकर आना, 99 पे रोक दूंगे। तो उसने क्या देखा कि आपने यहाँ पर कर्व बनाई, सब कुछ सही बनाया, जैसे सेविंग भी बनाया, सब कुछ सही बनाया जो मैं बनाकर दिखाऊंगा, बट वहां पर एक चीज करना भूल गए। क्या? जितनी मेरा खर्चा ज्यादा हुआ उतनी ही मेरी सेविंग किसमें गई? नेगेटिव। मेरी 100 की इनकम थी, खर्चा मेरा 400 का हुआ,
तो खर्चा कितना ज्यादा हुआ 300 से, 300 ही मेरी किस में जाएगी नेगेटिव में। समझ आ रहा पॉइंट है? मैं कह रहा हूं इनकम मेरी 0 है, खर्चा मेरा हुआ 500, कितने से ज्यादा हुआ 500 से, कितना नेगेटिव जाएगा 500। तो यही चीज हमने ग्राफ पे भी देखनी है, जितना गैप मेरा यहां पर है उतना ही गैप मेरा सेविंग में किसमें जाना चाहिए नेगेटिव में जाना चाहिए। तो कहता अच्छा इसने ये गैप नहीं सेम करा, नंबर काट लो उसके से, ठीक है, तो वो वहां से नंबर कट सकते हैं। क्लियर? तो देखना यहां पर ध्यान से, तो जितना गैप मेरा यहां पर होगा उतना ही गैप मेरा यहां पर भी होगा। क्लियर है पॉइंट है? और जब इनकम और कंजप्शन इक्वल होगी, उससे पहले सेविंग किसमें थी नेगेटिव, जब ये इक्वल सेविंग किस पे होगी 0, उसके बाद सेविंग किसमें चलेगी बेटा पॉजिटिव, किसमें चलेगी पॉजिटिव। कोई डाउट? पक्का आया समझ? कर्व कैसे बनानी है, क्या चीज कैसे होगी? तो ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सी होती है? जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी, और इंड्यूस जो इनकम के साथ चेंज होगी उसको क्या बोलते हैं इंड्यूस। और कंजप्शन में दोनों का प्लस होता है। ऑटोनोमस को किससे डिनोट करते हैं? सी नोट, सी बार और ए, और इंड्यूस को बी वाई। किससे डिनोट कर रहे हैं? बी वाई। एनी डाउट? शेड्यूल क्लियर है बेटा ये? अच्छा एक चीज और सुन लो, इसको मैंने क्या होता है क्या बोलते हैं ऑटोनोमस, और बोलते हैं बेटा सेविंग नेगेटिव में इट मींस डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। और नेगेटिव सेविंग क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेविंग। समझ आ रहा है? ये इक्वल है, सेविंग किस पे है 0। क्या बोल रहे थे इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और जैसे जैसे इनकम चेंज हो रही है कंजप्शन भी क्या हो रही है चेंज, बट इनकम से क्या है कम। इनकम के साथ कंजप्शन चेंज हो रही है, क्या बोलेंगे इसको? इंड्यूस। क्या बोलेंगे? इंड्यूस कंजप्शन। कोई डाउट तो नहीं बेटा इससे? पक्का? कर्व क्लियर है? यही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है बेटा। ऑटोनोमस कंजप्शन सी नोट, सी बार और ए किस लेवल पर होती है 0 या फिर लो लेवल ऑफ इनकम, बट खर्चे क्या रहेंगे ज्यादा। किस चीज के ऊपर हो रहा है? बेसिक नेसेसिटीज। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑटोनोमस कंजप्शन। ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? जब इनकम किसके इक्वल होगी कंजप्शन, और सेविंग क्या होगा 0। सेविंग क्या होगा 0। और उसके बाद साइकोलॉजिकल लो, बेटा कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं साइकोलॉजिकल ऑफ कंजप्शन पे, फिर वहां पर जाकर हम बोलते हैं ट्यूशन वाला बेवकूफ था, पढ़ाया नहीं उसने। ठीक है, तो याद रखना नोट्स में जो इस साइड वाला पेज होता है राइट हैंड साइड वाला पेज, उस पे लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे, उसके लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट पे उसके नीचे लिखा ऑटोनोमस और इंड्यूस। याद रख लेना क्योंकि मुझे याद है, देख ले वहां पर पीछे करना जब पेज ही आगे खोल के बैठा हुआ है। हाँ, तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहते हैं? एज इनकम इंक्रीज एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीज बट लेसर देन द इनकम। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? पक्का? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट ऑटोनोमस इंड्यूस, जो मैंने आपको बताया। ऑटोनोमस क्या होता है? जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगा, और इंड्यूस जो इनकम के साथ चेंज होगा। तो कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होगा? सी नोट प्लस बी वाई। ये आगे आएगा पॉइंट, उसके साथ मैं क्लियर करूंगा। अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी एंड एमपीसी, दो चीजें होती है। क्या क्या? एपीसी एंड एमपीसी। ध्यान से सुनना, 2 मिनट का पॉइंट है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो आज नहीं करवाऊंगा, वो जो शॉर्ट रन की इक्विलिब्रियम की वीडियो बनेगी उसके साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो एपीसी क्या होता है बेटा? पर लेवल पर कैलकुलेट करें। किस लेवल पर? पर लेवल। लाइक मैं कहता हूं मेरी कंजप्शन कितनी है 120, इनकम कितनी है 100, पर यूनिट कितना आया 120 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सी ओवर वाई। तो 120 ओवर 100 कितना आ गया 1.2। समझ आ गया पॉइंट? सेम ऐसे 280 ओवर 300 कितना आ गया 0.93। एनी डाउट? पक्का चल समझ आ गया ना क्या होगा? अब अगर मैं इसकी कर्व बनाता हूं बेटा, देखो कंजप्शन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी, वो तो पॉइंट्स प्लॉट कर करके बन जाएगा। अगर मुझे इस पॉइंट पर एपीसी निकालना है, कंजप्शन मेरी यहां पर होती है, इनकम मेरी यहां पर है। कंजप्शन कितनी है मेरी ओ एन, इनकम कितनी है मेरी ओ वाई। एपीसी का फॉर्मूला क्या है सी ओवर वाई। सी कितना हुआ मेरा ओ एन, इनकम कितनी है मेरी ओ वाई। समझ आ रहा पॉइंट? कोई डाउट?
अब आप लोग मुझे बताना इसके फीचर्स जिसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है? क्यों? कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं। सुना है किसी को सर मेरा इस साल -10,000 का खर्चा हुआ? 10,000 का खर्चा हो सकता माइनस में, वो पता नहीं कहां से कौन से ग्रह से आए हो तुम, ठीक है? तो माइनस में नहीं हो सकता तो कंजप्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एपीसी भी कभी नेगेटिव नहीं, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आया पॉइंट? एनी डाउट? बेटा मैंने कहा इनकम बढ़ेगी खर्चे भी बढ़ेंगे, बट खर्चे इनकम से क्या रहेंगे? तो एपीसी की वैल्यू भी 1 से क्या रहेगी? कम रहेगी, जनरली लेस देन 1। बट हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या था? जब इनकम किसके इक्वल होगी? खर्चों के। तो एपीसी क्या होना चाहिए फिर? 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। बट हम कहते हैं कि इनकम बढ़ रही है खर्चे भी बढ़ रहे हैं बट इनकम से कम है, तो एपीसी क्या होता रहेगा? इनकम के बढ़ने से कम होता। एज इनकम इंक्रीज एपीसी फॉल्स। बट अगर हम ये बात करें, यहां पर मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, बट कुछ सर्टेन स्पेशल केसेस में क्या हो सकता है? जब इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा है, मान लो इनकम 100 है खर्चे 400 है, तो ऑटोनोमस कंजप्शन हुआ, तो 400 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ? 4। ये तो 1 से ज्यादा हो गया, तो कुछ केसेस में एपीसी की वैल्यू 1 से भी ज्यादा हो सकती है। समझ आया पॉइंट? अगर मैं आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछता हूं एपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो सकती है कब? ऑटोनोमस कंजप्शन के केस। एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1, फॉल्स हो सकता है कब? जब इनकम और एक्सपेंसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नेक्स्ट आता है बेटा एमपीसी। ठीक है, एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। क्या होता है? चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। कितना चेंज आ रहा है? एक चीज ध्यान रखना, एमपीसी कभी भी फर्स्ट वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब बताओ कितना चेंज आ रहा है कंजप्शन में? 40। चेंज कैसे निकालते हैं? नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करना। इनकम में कितना चेंज आ रहा है? तो 40 ओवर 100 कितना आएगा? 0.4। 40 ओवर 100 0.4। कितना चेंज आ रहा है? 30। कैसे निकाला? 150 माइनस 120। इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 100, सो 0.3। कैसे आया? 30 ओवर। अब ध्यान से सुनना, नो डाउट इससे पहले आ सकता था पॉइंट, बाद में नहीं आएगा, बट वो लिखा नहीं हुआ तो मैं समझा रहा हूं। इनकम 400, एक्सपेंसेस 250, कितना चेंज आया? 100। इनकम में कितना चेंज आ रहा है? तो उनसे कितना आएगा? कितना आएगा? 1। इनकम 500, एक्सपेंसेस 250, कितना चेंज आ रहा है? 0। इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 100। तो 0 ओवर 100 कितना हुआ? 0। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेगी, उससे ऊपर नहीं आ सकती ना उससे जा माइनस में नहीं जा सकती। समझ आया पॉइंट? तो इसका देखो कर्व, ये तो चेंज बताना अब हमने, ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करते हुए कर्व आ जाएगी ना मेरे पास। तो एमपीसी अगर मुझे निकालना है बेटा, फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी ओवर कितना चेंज आ रहा है? n(n)(1). कितना चेंज आ रहा है? n(n)(1). इनकम में कितना चेंज आ रहा है? y। ये आ गई वैल्यू। समझ आया पॉइंट? ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहां पर। उसके बाद अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करता हूं, फीचर की, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो एमपीसी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। नो डाउट, वो तो मैंने बताया ना 0 और 1 वाला तो पॉइंट मिस हुआ था, तो हमने इसलिए अलग से करा है। इनकम का चेंज और कंजप्शन का चेंज इक्वल है, तो एमपीसी किसके इक्वल होगा? 1। इनकम में चेंज आ रहा है बट कंजप्शन में चेंज नहीं आ रहा है, एमपीसी किसके इक्वल होगा? अब ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। एडी का कंपोनेंट क्या होते हैं? सी प्लस आई। जो एमपीसी है बेटा वो किसका कंपोनेंट है? सी का। इसी का कंपोनेंट है। अगर एमपीसी इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन क्या होगी? इंक्रीज। कंजप्शन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ तो उससे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सारी चीजें क्या होंगी? इंक्रीज। समझ आ गया पॉइंट? है कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? पक्का? अब मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, कंजप्शन फंक्शन कर लिया, सेविंग क्या होगा उसका? कंजप्शन में हमने पढ़ा इनकम और किसका रिलेशन? कंजप्शन। तो सेविंग फंक्शन किसका रिलेशन होगा? इनकम और सेविंग। हमने उसमें पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या पढ़ा था? इनकम का जितना पार्ट हमने कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा? इनकम का जितना पार्ट हमने सेव कर लिया। शेड्यूल क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखना, पहले तो यहां पर जितना खर्चा ज्यादा उतना ही सेविंग किसमें गई थी? नेगेटिव।
और इसको क्या बोलते थे हम, ऑटोनोमस। किससे डिनोट करते थे, सी नोट, सी बार और ए। तो इसकी इक्वेशन याद है ना, क्या थी, सी नोट प्लस बी वाई, बी होता है एमपीसी, क्या होता है, एमपीसी। तो सेविंग की जितना मैंने कहा ज्यादा है उतना ही नेगेटिव गया, तो माइनस ए, क्या होगा, माइनस ए, क्या होगा, माइनस ए। बेटा एमपीसी आया तो क्या आएगा इधर, एमपीएस, क्या आएगा, एमपीएस। उसको डिनोट करते हैं बीटा से, किससे डिनोट करते हैं, बीटा। और वो भी चेंज हो रहा होगा किसके साथ, इनकम के साथ। किसका चेंज हो रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, पक्का, शेड्यूल क्लियर है, सेम ही है जो उसका था, सेम कर्व है। फिर पॉइंट है, जब अगर इनकम जीरो है, खर्चे तो जीरो नहीं होंगे, तो सेविंग किसमें चली जाएगी, जब इनकम और कंजप्शन इक्वल हो, सेविंग किसमें चलेगी, जीरो। क्लियर, तो इसका मतलब क्या पॉइंट होगा, ब्रेक इवन। और इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो सेविंग किसमें आ जाएगी, पॉजिटिव। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। फिर आता है टाइप्स। फर्स्ट आती है एपीसी, थी वहां, यहां एपीएस। फॉर्मूला क्या था वहां, सी ओवर वाई, यहां क्या आ जाएगा, सेविंग तो हमें पता है, इनकम से कंजप्शन माइनस करेंगे आ जाएगी सेविंग। देखो -20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया, -0.2, 0 ओवर 100 0, 50 ओवर 300 0.16। समझ आ रहा है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। तो इसका मतलब एपीएस तो नेगेटिव हो सकती है, वहां तो नेगेटिव नहीं थी, या नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती थी। इट इज नेगेटिव व्हेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द लेवल ऑफ, जीरो भी हो सकता है कब, जब इनकम और कंजप्शन जीरो इक्वल होंगे। पॉजिटिव होगी कब, जब कंजप्शन कम होगी और इनकम ज्यादा हो। और इनकम वहां पर क्या था बेटा, इनकम बढ़ेगी तो एपीसी और एमपीसी दोनों क्या हो रहे थे, कम। यहां पर एपीएस और एमपीएस दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज। तो डाउट तो नहीं बेटा इसमें, पक्का। और कर्व की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर एपीएस निकालना है तो सेविंग कितनी है, ओ एन, इनकम कितनी है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ओ एन ओवर ओ, सेम ही चीज चल रही है। और अगर अब आते हैं एमपीएस, एमपीएस में क्या होगा, चेंज, क्या होगा, चेंज। कितना चेंज आ रहा है बेटा सेविंग में, 20। मैंने कहा था ना नीचे से ऊपर वाली माइनस करनी है, तो 0 -20 कितना आया, इनकम में कितना चेंज आया, 100, 20 ओवर 100 0.2, ऐसे अगली वैल्यू, बट फर्स्ट वैल्यू पे कभी कैलकुलेट नहीं हो। नेक्स्ट देखना, इनकम में बेटा 100 का चेंज आ रहा है, सेविंग में भी 100 का चेंज आ रहा है, तो एमपीएस कितना आया, 1, कितना आ गया, इनकम में 100 का चेंज आ रहा है बट सेविंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एमपीएस कितना होगा बेटा, 0। तो ये भी कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 to 1। एनी डाउट, शेड्यूल देख, ओ सॉरी, इसका कोई चेंज इन इनकम और चेंज सेविंग में चेंज नहीं आ रहा, तो एमपीएस क्या होगा, 0। सेविंग का चेंज इनकम के चेंज के इक्वल है, तो एमपीएस 1। और इनकम इंक्रीज होगी तो एमपीएस क्या हो रहा होगा बेटा, इंक्रीज। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, क्लियर है यहां तक। सो अपवर्ड्स होगी, इजी है, बस ये चीज था इसमें। उसके बाद एक चीज आ सकती है आपको, अगर किस्मत अच्छी हुई, बस पेपर के टाइम पे मेरी शक्ल मत देख के जाना, ठीक है, तो किस्मत थोड़ी सी खराब हो जाएगी, वो तो पता है ना। बस एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करने के लिए पूछा। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी ओवर एपीएस, सो वाई सेम रहा, सी प्लस एस किसके इक्वल होता है, वाई, तो वाई ओवर वाई इज इक्वल टू, मजा आ जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन आए, प्रूव दैट एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। ऐसे ही उन्होंने कहा अगर एमपीसी प्लस एमपीसी फॉर्मूला, चेंज इन सी ओवर एमपीएस, चेंज इन वाई कॉमन, कंजप्शन प्लस सेविंग, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन, कट करके क्या आएगा, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं आता। ये चीज थी, उसके डिफरेंस है वो तो मैंने बता ही रखा तुम्हें। और जो याद होगा, कल मैंने ग्रुप में 2 फोटो भेजी थी दोबारा से, मैंने लिखवाए हुए हैं क्वेश्चन, वो एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चन पक्का आएगा। और मैं पहले बोल दूं, जो सैटरडे को टेस्ट लेना है मैंने, उसमें मैंने पक्का डालना है वो क्वेश्चन, और अगर डालने के बाद भी गलत हुआ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो, ठीक है। सैटरडे को है सर, नेक्स्ट तुम, हाँ हो जाएगा।